मित्रों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे सरकारी आयोग के बारे में। केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। भारत में प्रशासनिक विकास में यह एक मील का पत्थर है। हमें पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी जीके के एग्ज़ाम में सरकारी आयोग सबके कोर्स में आता है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका गठन कब हुआ, इसकी रिपोर्टें क्या थी, इसके कौन कौन सदस्य थे। तो मित्रों सबसे पहले हम इसके गठन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका गठन जून 1983 में में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा केंद्र राज्यों के जो विवादित मुद्दे थे उनके अध्ययन के लिए किया गया। और इसमें कुल 3 सदस्य थे। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति RS सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, P शिवरमन इसके सदस्य थे और SR रॉय इसके सदस्य थे। तो मित्रों इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया यानी RS सरकारिया, सदस्य B शिवरमन, SR रे। ये एक त्रिसदस्यीय आयोग था और इसने जो सिफारिशें की वो बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिशें की थी। कुछ सिफारिशों को लागू भी किया गया। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के काल में सरकारी आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसने कौन कौन सी रिपोर्टों को लागू किया। तो हम पढ़ेंगे 1987 में राजीव गांधी के समय सरकारी आयोग की एक 1600 पृष्ठ वाली रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु थे। तो मित्रों इस वीडियो में संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना असंभव है। इसकी जो इम्पोर्टेंट सिफारिशें थी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करेंगे मित्रों अखिल भारतीय सेवा के बारे में। सरकारी आयोग का क्या रुख रहा। हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 356 पर सरकारी आयोग ने क्या रिकमेंडेशन किया। हम अध्ययन करेंगे राज्यपाल के पद के बारे में सरकारी आयोग की क्या रिपोर्टें थी। मुख्यमंत्री चयन के बारे में क्या सुझाव रहे। अनुच्छेद 249 के बारे में सरकारी आयोग के क्या सुझाव रहे। संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में क्या रिकमेंडेशन रही। अवशिष्ट विषयों के बारे में सरकारी आयोग ने क्या कहा
और राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का एक ज्वलंत मुद्दा है और शुरू से भी रहा है वो कि केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति, किसी राज्य में ज़बरदस्ती केंद्रीय बलों को भेजा जाना, इसके ऊपर सरकारी आयोग ने क्या कहा ये हमें पढ़ना है। जैसे हाल ही के पंचायत चुनाव में बंगाल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों को भेजा जबकि राज्य सरकार ने उनका विरोध किया। तो ये मुद्दे आज़ादी से लेकर के अब तक चलते रहे हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्यपाल के पद पर किस व्यक्ति का चुनाव किया जाए, राज्यपाल पद से हटने के बाद क्या करे, तो ये सारे बिंदु सरकारी आयोग की रिपोर्ट में सामने आए थे। और मुख्यमंत्री का बहुमत कहाँ सिद्ध हो, मतलब बहुत एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी। राज्य में योजना बोर्डों के बारे में इसने चर्चा की थी, केंद्रीय योजना आयोग के बारे में भी इसने खूब चर्चा की। तो अब हम इनका बिंदुवार अध्ययन करते हैं। मित्रों, अखिल भारतीय सेवाएं जो आज़ादी के पहले से बनी हुई हैं, यानी अंग्रेज़ों ने जो ICS सेवा गठित की थी, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको अंग्रेज भी कहते थे और आज भी ये स्वयं सिद्ध है कि ये भारतीय प्रशासन का एक फौलादी ढांचा है, यानी इस्पाती फ्रेम है। और पूरे शासन तंत्र को संचालित करने के लिए IAS जैसी सेवाएं अत्यंत अवश्यंभावी हैं। जैसे राजा मन्नार समिति ने अखिल भारतीय सेवाओं का विरोध किया था कि किसी भी हालत में इनको राज्यों में नियुक्त नहीं किया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए। किंतु इसके विपरीत सरकारी आयोग ने ये कहा था कि भारत के संघीय ढांचे के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का रहना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा था कि वर्तमान अखिल भारतीय सेवाएं बनी रहें और नई अखिल भारतीय सेवाएं भी बनाई जाएं। ये रिपोर्ट थी, वर्तमान बनी रहें, नई सेवाओं का भी निर्माण किया जाए। मित्रों, अनुच्छेद 356 जिसका प्रत्येक दल ने कई बार दुरुपयोग किया है, सदुपयोग भी इसका किया गया है, लेकिन सदुपयोग से ज़्यादा इसके दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान बनाते समय कहा था कि शायद ही इसका प्रयोग संविधान में कभी किया जाएगा, लेकिन उनकी भावनाओं के विपरीत इस अनुच्छेद का बार बार दुरुपयोग हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग या प्रयोग कह सकते हैं इंदिरा गांधी की सरकार ने किया। वर्तमान को जो केंद्र सरकार है इसने भी 356 का कई बार प्रयोग किया है, अन्य सरकारों ने भी किया था। राजस्थान में भी 356 का प्रयोग 4 बार हो चुका है मित्रों, जो राष्ट्रपति शासन के रूप में हम देखते हैं। तो 356 के बारे में सरकारी आयोग ने कहा था कि ये राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगे, संसद इस पर विचार करे और अंतिम विकल्प के रूप में 356 का प्रयोग होना चाहिए। यानी आपके पास राज्य के संवैधानिक शासन को संवैधानिक तरीके से चलाने के लिए यदि अन्य विकल्प उपलब्ध हैं तो 356 का प्रयोग कदापि नहीं करें, और सारे विकल्प जब फेल हो जाएं तो आप 356 का प्रयोग करें। यानी 356 को अंतिम विकल्प के रूप में काम में लें। रूप में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर काम में लिया जाए।
और संसद से इसका अनुमोदन कराएं। विधानसभा यदि 356 के तहत भंग की जाती है तो विधानसभा संसद के अनुमोदन से भंग हो। यानी सरकारी आयोग ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को भली भांति देखा था और उन्होंने इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया, सुझाव दिए। फिर आता है कि राज्यपाल के पद के बारे में सरकार या आयोग के क्या सुझाव रहे। तो मित्रों, सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल कोई ख्यातनाम प्रशासक होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लें और उसका स्थानांतरण या उसको पद से हटाया जाता है राज्यपाल को तो संसद से उसका अनुमोदन हो। संसद के अनुमोदन के बगैर उसका स्थानांतरण और उसको पद से हटाया नहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति राज्यपाल रह गया, राज्यपाल से रिटायरमेंट के बाद उसको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अलावा अन्य किसी पद पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। सक्रिय राजनीति में वो कदापि नहीं लौटे। हमने देखा है कि कुछ राज्यपाल ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने राज्यपाल पद छोड़ करके सक्रिय राजनीति में भी वापसी की थी। तो मित्रों, इन बिंदुओं के ऊपर सरकारी आयोग ने विस्तृत विचार विमर्श किया था। सरकारी आयोग की रिपोर्टें आज भी प्रासंगिक हैं। यानी नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श हो, स्थानांतरण या पदच्युति संसद की अनुमति से हो। फिर आता है कि मुख्यमंत्री के चयन के बारे में। मित्रों, हमने इन वर्षों में भी देखा है, कुछ वर्ष पहले भी देखा था कि केंद्र के इशारे के ऊपर राज्य के जनमत की भावनाओं को दबा करके कई राज्यपालों ने काम किया और केंद्र के सत्तारूढ़ दल के इशारे से जिन व्यक्तियों के पास बहुमत नहीं था उनको भी शपथ दिला दी गई। कई राज्यपाल तो ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को बर्खास्त किए बगैर या एक को हटाए बगैर दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये एक तरीके से संविधान का मखौल उड़ाना है। और एक राज्य में रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई थी, हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना भी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इस्तीफा देना पड़ा। तो राज्यपालों ने जब उनका पूरा इतिहास देखते हैं तो कुछ राज्यपाल ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से केंद्र के एजेंट के तौर पर काम किया और राज्य की जो अस्पष्ट बहुमत वाली सरकारें थी जिनमें जनता का झुकाव या बहुमत का झुकाव जिधर था उसको राज्यपालों ने नकारा और अपने इच्छा के व्यक्ति को इस पद पर मनोनीत किया। तो ये एक निंदनीय कृत्य था। सरकारी आयोग ने भी इसकी काफ़ी निंदा की थी। मुख्यमंत्री का जब बहुमत किसी पार्टी का है तब तो राज्यपाल का कोई विवेकाधिकार काम नहीं करता, लेकिन अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में मित्रों सरकारी आयोग का सुझाव था कि जिस पार्टी का गठबंधन चुनाव पूर्व का हो और उसे बहुमत हो तो उसको मुख्यमंत्री बनाने में प्राथमिकता दी जाए और किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा विधानसभा के अंदर। और एक इन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि राज्यपाल कभी भी राजभवन में बहुमत साबित नहीं करवाएं। बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ विधानसभा को ही प्रयोग में लिया जाए, विधानसभा के पटल पर या विधानसभा के आंगन में बहुमत सिद्ध किया जाए, तभी वो बहुमत सिद्ध माना जाएगा। अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में चुनाव पूर्व गठबंधन के बहुमत दल को प्राथमिकता दी जाए।
30 दिन में विधानसभा में बहुमत साबित किया जाए। फिर आता है अनुच्छेद 249, यानी 249 क्या कहता है? 249 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को संघ सूची में डाल सकती है। तो मित्रों, अनुच्छेद 249 पर विचार विमर्श करने के बाद सरकारी आयोग ने यह कहा था कि अनुच्छेद 249 संविधान में बना रहे। फिर आता है संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में सरकारी आयोग ने कहा था कि इन सूचियों में सामान्य स्थितियों में परिवर्तन नहीं किया जाए। विशेष स्थिति में ही समवर्ती सूची में संशोधन हो, अन्यथा संशोधन नहीं करें। अवशिष्ट विषय के बारे में आज़ादी के पूर्व के जिन कमेटियों का जो मत था वो ही मत सरकारी आयोग का था कि आयोग ने कहा कि ये जो अवशिष्ट विषय हैं ये केंद्र के पास बने रहें। केंद्रीय बलों की तैनाती ये आज़ादी से लेकर के अब तक एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। तो सरकारी आयोग का क्लियर मत था कि राज्य की सरकार को पूछ करके ही केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। राज्य सरकार के परामर्श से तैनात हों। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में फिर हमारा 9वां बिंदु है इसमें बहुमत। हमने इसकी चर्चा कर ली है, एक बार और करते हैं। बहुमत विधानसभा में साबित किया जाए 30 दिन में। राज्यपाल के विवेक के अनुसार राजभवन में या किसी अन्य स्थान पर किसी भी हालत में निर्वाचित विधायकों से बहुमत साबित नहीं करवाया जाए और विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए केवल विधानसभा के पटल को ही अधिकृत स्थल माना जाए। इसके बाद आता है राज्य योजना बोर्ड। प्रत्येक राज्य में एक विकास ढांचा बनाने के लिए राज्य योजना बोर्ड का गठन किया जाए। सुचारू आर्थिक विकास के लिए राज्य योजना बोर्ड बनाए जाएं। फिर आता है मित्रों योजना आयोग। योजना आयोग के निर्माण से लेकर के विघटन तक हमने देखा कि इसके जो अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री रहे हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं जो देश की योजनाओं को बनाता है और देश के आर्थिक, सामाजिक,
विकास में योजना आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो योजना आयोग को ढंग से नहीं देख पाते, तो सारा काम वैसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के ऊपर रहता है। तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो बहुत ही विशेषज्ञ, ख्यातिनाम विशेषज्ञ होने चाहिए, आर्थिक क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ होने चाहिए। वो ही देश के आर्थिक विकास को समझ सकते हैं। यहाँ राजनीतिज्ञ को नियुक्त नहीं किया जाए। योजना आयोग का उपाध्यक्ष ख्यातिनाम विशेषज्ञ हो। मित्रों, संघवाद के अध्ययन में, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन में सरकारी आयोग एक मील का पत्थर है। सरकारी आयोग ने बहुत सी सिफारिशें राज्यों के पक्ष में की थी, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप हम समझते हैं तो इसका ज़्यादा झुकाव केंद्रवाद की तरफ रहा था। फिर भी राज्यपाल के पद पर अनुच्छेद 356 पर अवशिष्ट विषयों के बारे में इसके क्लियर कट सुझाव थे, जो भारत के जो संघवादी ढांचे हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, आप मेरे साथ बने रहें। प्रशासनिक व्यवस्था पर, राजस्थान के जीके पर हम लगातार वीडियो के माध्यम से बने रहेंगे, और आप इस जो अपना YouTube चैनल है, इस चैनल को लगातार देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। आप की सफलता में ये चैनल निरंतर सहयोगी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, ये चैनल आपके लिए LDC, ग्राम सेवक, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, RAS, ये जितने भी राजस्थान की जो भर्तियां हैं, इन सभी में ये एक आपको उपयुक्त मंच मिल गया है। आप इस मंच पर बने रहें। आपकी जो टिप्पणियां हैं, आपके जो विचार हैं, वो भी आप मेरे तक भेजते रहें। इसमें और भी जो कोई सुधार की गुंजाइश है, उसके लिए आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। मित्रों, धन्यवाद।